धरी की धरी रह गई। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की लोकसभा में मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा और वोटिंग कराने की मांग सरकार ने मंजूर की थी, जिसमें लंबी बहस के बाद बुधवार को रिटेल में एफडीआई पर विपक्ष का प्रस्ताव संसद में खारिज हो गया। एफडीआई के समर्थन में 253 और विरोध में 218 मत पड़े। लोकसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने एफडीआई का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी गर्दन कटवाए, देश की नहीं। अब मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51% एफडीआई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एफडीआई लागू की जाए या नहीं, यह राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा। एफडीआई पर वोटिंग से पहले सपा और बीएसपी के लोकसभा से वॉकआउट करने की वजह से सरकार को जीतने में काफी आसानी हुई। दोनों पार्टी कभी हां और कभी ना के खेल में मसरूफ थे। न तो 22 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोले थे और न ही 21 सांसदों के बूते इतराने वाली मायावती ने। सरकार असमंजस में थी। आंकड़े उसके खिलाफ जा सकते थे, लेकिन जब फाइनली वोटिंग की घड़ी आई तो दिलों की दूरियों को घटाते हुए माया और मुलायम ने एक दूसरे का हाथ थामा और सरकार को बचाने के लिए सदन से वॉकआउट कर गए। ऐसे में सांसदों की मौजूदा संख्या घटकर 471 पर आ गई और बहुमत के लिए जरूरी संख्या 236 पर सिमट गई, जिसमें सरकार की जीत हुई। सरकार की तरफ से किसानों और खुदरा व्यापारियों की उपेक्षा की गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध में बहिष्कार किया है। वोट नहीं डाला, ये पार्टी का निर्णय था। सभा में भी आप पार्टी ने लिया कि बहिष्कार करना उचित है। सपा और बीएसपी ये काम सरकार के पक्ष में वोटिंग कर भी कर सकते थे, लेकिन वॉकआउट करके दोनों ने एक तीर से दो निशाने लगाए। पहले तो उन्होंने सरकार की मदद कर उस पर एहसान लाद दिया और दूसरे गरीबों की नजर में भी वो हितैषी बन गए। संसद में आज आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। लालू प्रसाद यादव की बीजेपी के सांसदों के साथ जमकर भिड़ंत हुई। इसका नतीजा यह रहा कि सदन की कार्रवाई को भी एक बार स्थगित करना पड़ा। दरअसल लालू यादव जब एफडीआई पर बहस के लिए खड़े हुए तो लालू ने बीजेपी के सांसदों को जमूरा कह दिया और उनके इसी बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी की तरफ से किसी ने लालू के लिए कह दिया कि लालू तो सरकार के साथ मिले हुए हैं। इस बात को लेकर लालू प्रसाद को गुस्सा आ गया और वह अपना आपा खो बैठे। लालू अपनी सीट छोड़कर बीजेपी के सांसदों की ओर बढ़ लिए और उनसे बहस करने लगे। इसके बाद संसदीय कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि लालू ने बीजेपी सांसदों को जमूरा कहने संबंधी अपने बयान पर बाद में माफी मांग ली, लेकिन लोगों ने एक बार फिर संसद में अपने सांसदों को आपा खोते हुए देखा। राजधानी लखनऊ में एफडीआई के विरोध में व्यापारियों ने केंद्र सरकार की बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने एफडीआई के विरोध में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने केंद्र सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही व्यापारी इकट्ठा होने लगे थे। संदीप बंसल की अगुवाई में किए गए इस यज्ञ का मकसद एफडीआई लागू नहीं होने देना था। पिछले कई दिनों से व्यापारी संगठन अपने अपने तरीकों से एफडीआई का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विपक्षी भाजपा ने सरकार को बेरोजगारी भत्ते पर कटघरे में खड़ा किया है। नेता विपक्ष अजय भट्ट ने प्रश्नकाल शुरू होते ही इस मुद्दे पर नियम 310 के तहत बहस कराने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार ने भत्ते के नाम पर राज्य के युवाओं के साथ मजाक किया है। बीजेपी ने इस भत्ते के मानकों और तौर तरीकों पर आपत्ति जताई है। भट्ट का आरोप है कि बहुगुणा सरकार बहुमत के सारे विपक्ष की आवाज दबाने पर उतारू है। नेता विपक्ष ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा एक संवेदनशील मामला है, लेकिन सरकार इस पर बहस कराने से बचना चाह रही है। वहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भाजपा के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों को भत्ता देने का फैसला किया है। बहुगुणा ने कहा कि हर पंजीकृत बेरोजगार को भत्ता दिया जाएगा।
कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्र के पहले दिन ही अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन आज यहां समाप्त हो गया, लेकिन आज का दिन अव्यवस्थाओं के लिए ज्यादा जाना जाएगा। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन आज अव्यवस्थाओं का आलम पसरा रहा। विधानसभा के अंदर लगातार 10 बार बिजली गुल रही। साफ है कि अगर उत्तराखंड की लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी स्थिति है तो प्रदेश के पहाड़ी स्थानों पर क्या स्थिति होगी। कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष भी इस पूरे मसले पर बहुत नाराज रहे और उन्होंने बकायदा प्रमुख सचिव ऊर्जा व सीएमडी यूपीसीएल को जमकर लताड़ लगाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन अव्यवस्थाओं के बीच 2500 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। वहीं लगभग 4 विधेयक भी पेश किए गए। बुधवार को भी नामधारी को नहीं मिली साकेत कोर्ट से राहत। साकेत कोर्ट के कमरा नंबर 212 ने नामधारी को 2 दिनों की पुलिस रिमांड के लिए और भेज दिया, यानी कम से कम 7 तारीख के 4 बजे तक नामधारी पुलिस की रिमांड में रहेंगे। पौंटी चड्डा हरदीप चड्डा डबल मर्डर केस में जिरह करते हुए नामधारी के वकील आरसी मलिक ने अपना पक्ष रखा और कहा कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 3 दिन के लिए नामधारी को पहले ही एक ही आधार पर पुलिस रिमांड पर ले चुकी है, इसलिए अब उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। वहीं सरकारी वकील ने आधार बनाया कि फार्म नंबर 42 में 30 हथियारबंद लोग मौजूद थे, जिसमें से महज 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी 22 लोगों की गिरफ्तारी और बची है। और अगर नामधारी को बेल मिल जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो नामधारी को देहरादून, पंजाब और उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में ले जाना चाहती है, ताकि तथ्यों, हथियारों और बयानों का मिलान करवाया जा सके। बुधवार ना सही शुक्रवार को नामधारी के लिए राहत की खबर जरूर आ सकती है, क्योंकि 14 दिनों की पुलिस रिमांड दिल्ली पुलिस की तरफ से शुक्रवार को खत्म होने वाली है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच चाहकर भी नामधारी की पुलिस रिमांड नहीं ले सकती, जबकि उन्हें न्यायिक हिरासत पर भेजा जा सकता है। ताज कॉरिडोर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है। ताज कॉरिडोर मामले में जून 2007 में तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर राव ने मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट में जनहित याचिका के जरिए राज्यपाल के निर्णय को चुनौती दी गई, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई में लखनऊ बेंच ने सीबीआई और केंद्र सरकार से 18 तारीख तक जवाब मांगा है। यह मामला 2002 में शुरू हुआ, जब माया सरकार ने आगरा में बने ताजमहल से सटे इलाके में एक नई सड़क और बाजार बनवाने के लिए 175 करोड़ की परियोजना शुरू की। गन्ना समर्थन मूल्य जारी न किए जाने के कारण आज किसानों ने विधानसभा के सामने गन्ना, धान और गेहूं जलाकर अपने विरोध का प्रदर्शन किया। किसान गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए और सरकारी धान क्रय केंद्र खोलने की मांग कर रहे थे। किसान काफी अरसे से इस मांग के संबंध में धरना प्रदर्शन भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही थी। गुस्साए किसान ने विधानसभा के सामने इकट्ठा होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के लाए गन्ने, धान में आग लगा दी और यही नहीं, किसानों ने गन्ने को विधानसभा के अंदर फेंकने की भी कोशिश की। जिलाधिकारी, सभी उप जिलाधिकारी, वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में लगे हैं और ये लोग अपने अपनी जगह पे यह सुनिश्चित करेंगे संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ एवं साथ ही साथ समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रहे, इसका भी अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपना बयान पहले ही जारी कर चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा
कि सरकार की डील चीनी मिल मालिकों से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वो गन्ना समर्थन मूल्य जारी नहीं कर पा रहे हैं। अब यूपी में महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि राज्य सरकार छेड़खानी करने वालों के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी में है। सूबे में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा चौकस करने पर भी जोर दे रही है। प्रदेश के डीजीपी ने कहा कि कुंभ मेले में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की गहन चेकिंग के बाद मेले में एंट्री मिलेगी। कुंभ मेले के दौरान आने वाले सभी लोगों की तलाशी लेने के बाद ही मेले में स्नान के लिए जाने दिया जाएगा। जो महिलाओं के साथ, विशेषकर नाबालिग लड़कियों के साथ जो दुराचार के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें कठोरतम कार्रवाई। अभी तक तो जो होता था कानून कठोर तो था ही, उसमें महिलाओं की आइडेंटिटी उनकी वो बचाने के लिए भी कानून ने, उनकी निष्ठा प्रभावित न हो इसके बचाने के लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने काफी दिशा निर्देश दिए थे। हम लोग भी उस पे एनएसए लगाने के लिए, एनएसए के तहत में कठोर कार्रवाई करने के लिए आज निर्देश दिए हैं और बड़ी जल्दी ही इसका प्रभाव दिखाई देगा। कुंभ मेले में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में मेले की सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बहराइच के सांसद कमल किशोर कमांडो के आवास पर बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के सामान उड़ा ले गए। सांसद के परिजनों का कहना है कि बीती रात चोरों ने लाखों रुपए नगद समेत लाखों रुपए के जेवरात ले उड़े। ताजा वाकया गोरखनाथ थाने का है, जहां राम जानकी नगर कॉलोनी में बहराइच के सांसद कमल किशोर कमांडो का आवास है। बेखौफ चोरों ने 15 लाख रुपए नकदी समेत पुश्तैनी लाखों के जेवरात को उड़ा ले गए। मामला तब खुला जब साफ सफाई करने पहुंची नौकरानी अंदर घुसी। नौकरानी ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। आज देहरादून के आर्य नगर में रहने वाले एक मेधावी छात्र शांतनु ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पढ़ने में मेधावी शांतनु की मौत से न सिर्फ छात्र का परिवार बल्कि पूरा शहर सकते में है। बताया जा रहा है कि शांतनु ने पढ़ाई के दबाव की वजह से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हाई स्कूल की परीक्षा में 92% अंक लाने वाले शांतनु के परिजनों का कहना है कि घर वालों ने कभी उस पर पढ़ाई का कोई दबाव नहीं डाला। एशियन स्कूल में पढ़ता है, तो ऐसा जानकारी अभी है कि ये मैथ्स का इसका पेपर था और ये जो काफी कमजोर था, इसी से परेशान होकर के इसने कल सुसाइड किया अपने घर पे। और इस पे जो इसकी फेसबुक पे इसने जो कमेंट किया है, इसके बारे में जो चीजें सामने आई हैं उसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस वालों का कहना है कि मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस उसके फेसबुक अकाउंट का भी सहारा ले रही है, जिस पर उसने लिखा था आई क्विट, लेकिन उसके दोस्तों ने इसे महज एक मजाक समझा। हरिद्वार के बीएचएल से अगवा की गई बच्ची का शव रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में मिला है। इस बच्ची का मंगलवार को बीएचएल के केंद्रीय विद्यालय से अपहरण किया गया था। उसी के स्कूल में पढ़ने वाली एक 12वीं कक्षा के छात्र पर बच्ची का अपहरण कर हत्या करने का आरोप है। बच्ची के शव को देखकर आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। हालांकि शुरुआत में ये खबर आई थी कि बच्ची को छोड़ने के एवज में अपहरणकर्ताओं ने 3 लाख की फिरौती मांगी थी। ये काफी टाइम से ये प्लान कर रहा था, किसी बच्चे को किडनैप करने के बाद रैंसम के लिए कॉल करेगा। इसने देखा कि जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर ये लड़की, तनिष्का लड़की, थोड़ा जल्दी आ जाती है और बाकी बच्चे काफी देर में आते हैं। तो इसने प्लान किया कि इसको किडनैप करके रैंसम के लिए कॉल किया जा सकता है, और इसने प्लानिंग ये किया कि इसको मारने के बाद ही कॉल करेगा। तो घटना से एक दिन पहले प्लानिंग के साथ इसने जो कट्टा होता है सामान रखने का,
वो जो स्कूल की दीवार है उसके साथ में जाके फेंक दिया। बच्ची के परिजनों ने इस बात को लेकर स्थानीय थाने में हंगामा तो किया ही, फिलहाल बच्ची के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर